एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। बानी पीटीआई के वकला की मुलाकात आज भी मौमा बनी रही। क्या पीटीआई की सियासी जद्दोजहद नाकाम हो गई? आज मुलाकात के दिन अडियाला जेल के बाहर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा क्यों नहीं पहुंच सके? शेर अफजल ने वजीर आला केपी पर वफाक के साथ ऑपरेशन में भरपूर ताउन का इंकशाफ कर दिया। क्या मौजूदा वजीर आला बानी पीटीआई की पॉलिसी के बरखिलाफ चल रहे हैं? फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल की अडियाला जेल के बजाय कोट लखपत जेल की जियारत की खबरें। क्या शाह महमूद कुरैशी को किसी सियासी किरदार के लिए तैयार किया जा रहा है? मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे MNA शेर अफजल मरवत साहब। इसके अलावा हुकूमतें बदलती रही मगर इस्लामाबाद में दरख्तों का कत्ले आम ना रुक सका। जंगल की तबाही पर चेयरपर्सन मौसमियाती तब्दीली कमेटी सेनेटर शहरी रहमान की CDA हुक्काम पर शदीद चढ़ाई। नए दरख्त लगाने के प्रोजेक्ट के टेंडर्स ना करने पर अफसरान से वजूहात मांग ली। अगला इजलास सिर्फ CDA पर करने का भी ऐलान। सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली KP पर भी बरहम। पेशावर आलूदगी में टॉप पर क्यों है? सेनेटर शहरी रहमान ने KP में भी आलूदगी पर बड़े सवालात उठा दिए। 9000 टन कूड़ा फेंकने और शहरियों को आलूदा पानी पिलाने पर चेयरपर्सन ने अफसरान की सरजनिश की। सेनेट मौसमियाती तब्दीली कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी जानेंगे रऊफ क्लासरा की जबानी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जाली डिग्री पर सीनियर जज तारिक महमूद जहांगीरी की तैनाती को गैर कानूनी करार दे दिया। जस्टिस जहांगीरी के वकला की तरफ से केस के नाकाबिले समाअत होने की इस्तदा मुस्तरद। कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया गया। इस अहम मुकदमे की भी तफसीलात आज आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है MNA शेर अफजल मरवत साहब। अस्सलाम वालेकुम मरवत साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शुक्रिया जी। मरवत साहब बताइएगा, आपने ही जो है कुछ मैं सुन रही थी, आपने इस बात का दावा किया है कि जो KP के CM हैं सोहेल आफरीदी साहब, वो जो है अब कुछ कॉर्पोरेट जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं वफाक के साथ। 3 चीजें आपने मेंशन की। आपने कहा कि ऑपरेशन पर उन्होंने अपने जो इलाका है वहां ऑपरेशन का गो अहेड दे दिया। फिर आपने ड्रोन्स के हवाले से बात की कि उस पर भी जो है वो कोई खास एतराज जो है वो नहीं उठाया गया। फिर आपने अफगान रेफ्यूजीज के हवाले से भी बात की कि उनके कैंप्स जो हैं बड़ी तेजी से खत्म किए जा रहे हैं। तो ये तीनों चीजें जिस पे आपने कहा कि वो इस वक्त कोऑपरेट कर रहे हैं, तो क्या मामला है? एक तरफ हम देखते हैं कि खान साहब से मुलाकात के लिए बाहर इतना हंगामा, इतना जुल्म सितम जो है वो उनकी बहनों पर, उनके कारकुनों पर हो रहा है। सोहेल आफरीदी दूसरी तरफ कॉर्पोरेट भी कर रहे हैं और ना जेल के बाहर उनकी बहनों के साथ हमें नजर आ रहे हैं। तो चल क्या रहा है? बहुत शुक्रिया। जो मैंने बात की थी KP हुकूमत की पॉलिसी शिफ्ट के हवाले से, इस हवाले से पहली बात तो ये है कि अगर आपने ट्विटर या सोशल मीडिया मुलाहिदा किया हो कल और आज, तो अब तो फैमिली शिफ्ट हो रहे हैं तीरा से और उनकी नक्ल हमल जारी है तेजी से। दूसरी बात यह है कि कैबिनेट ने 2 अरब रुपए सैंक्शन किए इस ऑपरेशन के जो मुतासरीन हैं उनकी रिहेबिलिटेशन या जो इंटरिम उनको जो इंतजाम उनके लिए करने हैं। जहाँ तक ड्रोन्स का ताल्लुक है, ड्रोन्स जो है वो जो कोलेटरल डैमेज जिनमें हुआ करता था उसमें अली अमीन खान के दौर में FIR वगैरह होती थी और बड़े तनाव का बाइस बने हुए थे। अली अमीन खान जो है वो इस मामले में जरा सख्त रवैया रखते थे। उन्होंने अपने दौर में जो है उनके दौर में 19 महीनों में सिर्फ 4 सिविलियन कोलेटरल डैमेजेस हुए। और अभी जब से नए वज़ीर आला साहब ने हल्फ लिया है तो 22 ड्रोन अटैक सिविलियन डैमेजेस कास्ट कर गए हैं। और FIR तो छोड़े, सिर्फ लफ्जी तौर पे मजम्मत की जाती है। अगर आपने कल PTI का जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से हैंडआउट जारी हुआ था, अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें फिर उन्होंने सिर्फ मजम्मत की हद तक बात की है। ड्रोन अटैक जो है वो हो रहे हैं, ये उन ड्रोन अटैक्स के अलावा हैं जो मिलिटेंट्स पे हो रहे हैं। तीसरी बात जो अफगान मुहाजिरीन की मैंने कही थी, चूंकि मेरे अपने हल्के में भी एक अफगान मुहाजिरीन का कैंप है गंभीला के मकाम पे, तो मैंने शेयर की है नदीम मलिक साहब के साथ वो तमाम तहरीरी शवाहिद, यानी 2 अरब रुपए देने के शवाहिद,
जो कैबिनेट ने डिसाइड किया है या जो डिप्टी कमिश्नर ने, अब तक तो मेरा ख्याल है कि अफगान मुहाजिरीन मुकम्मल तौर पे सफाया हो गया है और केपी से जो है उनको उन्होंने अफगानिस्तान की तरफ जबरदस्ती धकेल दिया है या अफगान हुकाम के हवाले किए हैं और जहाँ पे मुमकिन हुआ थोड़ी बहुत सादेरा भी दी है। तो ये 3 चीजें हैं और बेसिकली मैं खुद जाती तौर पे सिर्फ अफगान पॉलिसी के हवाले से मेरी राय एक नहीं है, बाकी तो खुशाइन हैं। अगर केपी हुकूमत जो है ऐसे सेंसिटिव मामलात में बदनामी के खात्मे के लिए और टेररिज्म को काउंटर करने के लिए मरकजी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोऑपरेशन कर रही है, तो ये एक अच्छी बात है। खान साहब इस पे बजीद थे कि ये, बल्कि आपको याद होगा इमरान खान को हटाने के ऐलान के वक्त सलमान अकरम राजा साहब ने यही बात की थी कि जी वो जो स्ट्रेटेजी थी टेररिज्म पे, उन पे इख्तलाफ था, तो जिस वजह से उनको हटाया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अब इख्तलाफ नहीं रहा है और ये शायद इसके पीछे बहुत सारे मुहर्रिक होंगे। एक गवर्नर राज थ्रेट भी था जी। फिर दूसरी बात ये तेजी से जो है वो पीटीआई केपी और केपी हुकूमत और मरकज एस्टेब्लिशमेंट के बीच टकराव की सी सूरत हाल पैदा हुई थी। तो इसमें पीटीआई के कुछ लोग जो थे, जिसमें सीएम शामिल नहीं है, उनकी ख्वाहिश थी और उनकी शायद मुलाकातें भी हुई हैं और उन्होंने थोड़ा सा तनाव जो है उसकी कैफियत खत्म करने की कोशिश की है। तो मरवत साहब, लेकिन आपने इस पे ये भी कहा था कि खान साहब को ये सब मालूम नहीं है, जो भी ये पॉलिसी शिफ्ट इस वक्त नजर आ रहा है इसका खान को अब तक पता नहीं है। तो क्या सोहेल आफरीदी खान साहब की मर्जी के बगैर या उनको इन्फॉर्म किए बगैर इस किस्म का पॉलिसी शिफ्ट कैसे ला सकते हैं, जबकि हमें पता है कि खान साहब ऑपरेशन को लेकर या अफगान रेफ्यूजीज को लेकर उनकी क्या पॉलिसी है, उनका क्या माइंडसेट है, सबको मालूम है ये। और अली अमीन पे भी जो है वो इसीलिए ही वॉज अंडर फायर क्योंकि वो जो है वो कुछ चीजों पे शायद लचक दिखा रहे थे और खान साहब जो है वो ये नहीं चाहते थे। तो सोहेल आफरीदी कैसे ये स्टेप खुद से ले सकते हैं? मेरा ख्याल है ये सोहेल आफरीदी साहब का अपना कोई स्टेप नहीं है, बल्कि मरकजी जो रहनुमा हैं बशमूल अलीमा खानम और सलमान अकरम राजा साहब और जो केपी की सीनियर क़ियादत हैं जुनैद अकबर खान, ये सब लोग शायद इस पे ऑन बोर्ड हैं और उन्हीं की मशावरत से ये फैसला हुआ है। सही। लेकिन खान साहब को आपने ये कहा कि उनको इस वक्त उनकी खान साहब को कतई इल्म नहीं है और खान साहब सीखपा भी होंगे इस पे, अगर उनको ये पता चले कि उनकी जो बुनियादी 3 पॉलिसियां थी वो अब पसे पुष्ट डाल दी गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका मरवा साहब। आप भी खान साहब को जानते हैं, जैसे आपने लास्ट टाइम कहा मुझे कि जनाब के फिर आप हम खान साहब को नहीं जानते, दुनिया भर तो उन्होंने देखी हुई है। आप थोड़ा सा इनकी वर्किंग भी देखते, सारे आपके कुलीग्स रहे हैं माजी में, आपने इनके साथ ऑपरेट किया हुआ, तो आपको लगता है कि सोहेल आफरीदी साहब जैसे आप कह रहे हैं, जब तक कोई खान साहब की तरफ से कोई उनको ब्लेसिंग नहीं होगी, यकीन नहीं होगा, इतना बड़ा पॉलिसी वो टर्न तो नहीं लेंगे। उनको चाहे अलीमा खान साहिबा ने या तो कहा है, मतलब उनका वो अगर उन्होंने इनको कोई हिदायत दी है तो फिर तो बात मानी जा सकती है। अदरवाइज सलमान अकरम राजा साहब या बाकी जिनका बता रहे हैं, कोई जहन मानने को तैयार नहीं है कि आफरीदी साहब इनमें से कम किसी की बात मान के इतना बड़ा यू टर्न लेंगे जो बता रहे हैं आप। आपकी बात दुरुस्त है, अपने कहीं सोहेल आफरीदी साहब इस तरह रिस्क नहीं ले सकते हैं और नहीं इतना बड़ा फैसला खान की परमिशन के बगैर कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में फिल वक्त जो है खान के साथ तो मुलाकात किसी की नहीं हो रही है और अब जो जिनकी हुई थी या जो बहनें हैं या सलमान अकरम राजा, उनकी ही रजामंदी को अब खान की रजामंदी तस्लीम और तस्वुर किया जा रहा है। अच्छा सर, ये बताएं, ये जो बताया है कि अब वो सारी चीज़ें सोहेल आफरीदी साहब चले, कोई 100% तो नहीं होंगी, उन्होंने अगर 50-60% भी कर लिया है, अब मुलाकात की इजाज़त मिल जाएगी ये स्टेप्स लेने के बाद, SOPs जो कर रहे हैं? मुलाकात के हवाले से मैं समझता हूँ कि अभी भी बहुत सारे मराइल तय होने हैं इनके बीच और गवर्नर राज का खतरा टला नहीं है। शायद थोड़ी बहुत ताखीर इसमें हो या हो सकता है कि इसके बीच कोई और रास्ता निकालने की कोशिश की जाए, क्योंकि बुनियादी तौर पे सोहेल आफरीदी साहब शायद उस ढंग पे नहीं आ सकेंगे जो जैसी कि उनसे तवक्को एस्टेब्लिशमेंट या मरकजी हुकूमत कर सकती है। तो
लिहाजा ये वक्ती मसलहतों के तहत तो थोड़ी बहुत एक दूसरे को एकोमोडेट किया जा सकता है, लेकिन दायमी या परमानेंट बुनियादों पे ये ताल्लुक का सवार होने वाला नहीं है। अच्छा, आपने भी गवर्नर राज की बात की, तो इसके कितने चांसेस हैं कि अगर ये होता है, गवर्नर राज लगता है, तो आपको ऑफर की जाए, आपको अपॉइंट किया जाए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा? मेरा ख्याल है कि ये बात किसी और मुंह से भी निकली थी, लेकिन मैं क्यों कर और कैसे मैं एक गैर जमहूरी फेल की तायीद करूं, चाहे मुझे ये 3 साल के लिए भी लगाना चाहें, मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं कर सकता है, क्योंकि गवर्नर राज पीटीआई की हुकूमत के खात्मे के लिए लगाना मैं कभी नहीं चाहूँगा, और ये मेरे बुनियादी असूलों के मनाफी हैं। मैं खान की हुकूमत को बेसिकली चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि ये केपी में बचे और थोड़ी मसलियत से काम ले, थोड़ी स्ट्रेटजी तब्दील कर लें। और साथ में आपको मैं क्लासरा साहब बता दूं, जिस दिन एस्टेब्लिशमेंट ने 10-12 जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं पीटीआई के, उनकी मुलाकात खान से होने दी इकट्ठे, आप यकीन करें आसानी उनके लिए भी हो जाएगी, क्योंकि ये लोग खान को कायल कर लेंगे कि हम जिस कन्फ्रंटेशन पे जा रहे हैं उससे हमें अस्पा होना होगा और हमें निज़ाम के अंदर रहते हुए कोई रास्ता ढूंढना होगा। ये बड़ा आसान है। ये अचकज़ई साहब, अलामा साहब, बैरिस्टर गौर साहब, अली मोहम्मद खान साहब, ये जिस तरह सेन लोग हैं पीटीआई में, 10-12 असद कैसर साहब, जुनैद अकबर खान साहब, ये सब लोग अगर चले जाएं और इकट्ठे, इन सब का मौक़िफ़ मुझे मालूम है, इन सब का मौक़िफ़ एक है, वो समझते हैं कि शायद खान साहब से गलत फैसले करवाए जा रहे हैं और इनकी इज्तिमाई कोशिश जो है वो पाकिस्तान के लिए भी बहुत ही ज़्यादा तनाव को ख़त्म करने का बाइस बनेगी, पीटीआई के लिए भी, और शायद हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट भी थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। आपने, मैं उस पर आता हूँ, गवर्नर वाले सवाल पे मैं वापस आता हूँ, लेकिन इससे पहले आपने बड़ी एक अहम बात की है कि ये जो गलत फैसले कराए जा रहे हैं खान साहब से, इनको ये रोकने के लिए तो 8, 10, 15 जो है ये पीटीआई के सीनियर लोग हैं, इनको मिलने की इजाज़त दी जाए तो बड़े मामला ठीक हो सकते हैं। अब मुझे बताएं, पावर पॉलिटिक्स में एस्टेब्लिशमेंट को या हुकूमत को क्या ज़रूरत है? अगर खान साहब अपनी पार्टी के हवाले से वो गलत फैसले कर रहे हैं तो वो ठीक फैसले कराने के लिए लोगों को क्यों मिलवाएं? क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट में तो कोई दबाव नहीं है, वो क्यों जाए कि खान साहब ठीक फैसले करें, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो क्यों मौका दें कि जाए खान साहब और पार्टी के हवाले से इनको समझा दें, और पार्टी के अंदर तोड़ फोड़, लड़ाई झगड़ा, डांग सोटा चल रहा है तो वो ठीक हो जाए? व्हाई वुड दे डू दैट? लासरा साहब, ये जो तनाव है ना सियासी जी, इसका फायदा जो है ना वो लोग उठा रहे हैं जो इस निजाम में ही निजाम के नाम पे पहले तो पीटीआई के साथ पंजे आजमाते रहे हैं, अब इस चीज का फायदा उठा के कुछ अनासिर जो हैं वो फौज का नाम भी बदनाम कर रहे हैं, एजेंसियों का नाम भी बदनाम कर रहे हैं, और शायद ऐसे अवामिल पे लग गए हैं, इससे बतदरीज जो है नफरत पैदा होती जा रही है। इन हालात, इन चीज़ों का नोटिस आर्मी चीफ को लेना होगा, क्योंकि 3 काम अगर एस्टेब्लिशमेंट के नाम पे एस्टेब्लिशमेंट के लिए होते हैं तो 6-7 अपने लिए कर लेते हैं, और ये इस्लामाबाद में मुल्क भर में अब हो रहे हैं, बल्कि जराइम का इर्तिकाब किया जा रहा है। एक बात, दूसरी बात ये है कि सियासी तनाव से मईशत जो है वो भी अपनी जगह पे खड़ी है। बैनुल-अक़वामी दुनिया में पाकिस्तान की सुक्की हो रही है, कोई माने या ना माने। पाकिस्तान के अंदर जो है लोगों का ना हुकूमत पे अब एतमाद है, ना पाकिस्तान के अंदर किसी अदारे पे कोई एतमाद। वैसे आपको कोई दौर याद आता है मरवा साहब, कोई ऐसा दौर गुजरा हो 3-4 साल जब हुकूमत पे भी एतमाद हो, लोगों को इकॉनमी भी ठीक चल रही हो, इंटरनेशनल दुनिया भी हमारी इज्जत कर रही हो? अभी खैर मतलब इसके जंग के बाद हमें को नजर आया, मैं भी बाहर गया था, आप भी बाहर आते जाते रहते हैं, आप अभी भी शायद दुबई में हैं, तो कोई थोड़ी सी मैंने देखी कि हमारी बाहर के मुल्कों में कोई इज्जत बनी है इसके इंडिया वाले मार्के के बाद। अदरवाइज कोई ऐसा दौर बताएं
जब आपको लगा हो कि हाँ ये 3-4 साल बड़े ज़बरदस्त हैं, मुल्क ठीक चल रहा है, लोग बड़े खुश हैं, इकॉनमी बड़ी ऊपर जा रही है, दुनिया हमारी बड़ी इज्जत करती है, कोई स्ट्रेस, कोई टेंशन फटा कुछ भी नहीं है, कोई कोई आपके 3 ईयर जो आपको याद आते हों? मेरा ख्याल है मैं सारी उम्र पाकिस्तान में गुजरी है जी, अदालत और निज़ामी इंसाफ से वाबस्ता रहा हूँ, और पहली दफा मैं देख रहा हूँ कि 3 सालों के अंदर अंदर जो जितना एतमाद पाकिस्तान की रियासत ने, इदारों ने और हुकूमत ने खोया है अवाम का, ये ऐसा इतना लार्ज स्केल पे पहले कभी नहीं हुआ है। ये एतमाद अदलिये पे लोगों का एतमाद खत्म हो चुका है, इंतजामिया पे एतमाद नहीं रहा है। आप यकीन करें, मैं कल गया ये DGFIA से मिलने के लिए, तो वो जब मैं उनके दफ्तर में दाखिल हुआ तो मैंने बाएं जानिब देखा तो नए जो अफसर भर्ती हुए थे ये सारे ये मैदान था या आप इसको लॉन था उसमें खेल रहे थे। मेरे अपने ज़हन में वैसी ही बात आ गई, मैंने कहा ये मुस्तकबिल के ठग पाले जा रहे हैं। यकीन करें सरकारी मुलाजिमीन जो हैं सारे तो ऐसे नहीं होते, मतलब है बरवा साहब थोड़ा सख्त नहीं हो जाएगा, मतलब है कोई अच्छे लोग भी आते हैं सर्विस में सर, अच्छे ईमानदार सारे तो नहीं होते, कोई आम आदमी से हो रहा है ना। लासरा साहब मैं कचहरी का आदमी हूँ, आप यकीन करें छोटे से छोटे जाती प्राइवेट मसलों में भी दखीलकारियां हो रही हैं, जजिस को फोन किए जाते हैं, और अब लोग जो हैं वकीलों के पास कम ही आ रहे हैं। इसी तरह हालत थानों की है, पुलिस पे बस नजर आती है, किसी भी अफसर से पूछे कि ये क्यों आप कर रहे हैं तो जनाब अली अपनी बे, और ये बहुत तेजी से फैल रहा है, इस चीज को रोकना होगा। अच्छा, आपने अभी कहा, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के नाम पर भी बहुत जराइम हो रहे हैं, आपने वेग सा इशारा किया, थोड़ी सी तफसील बताएंगे किस तरह के आपका ख्याल है, कौन लोग ऐसे काम कर रहे हैं? मैं एक आपको बता दूं, नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी जो है जी, आप यकीन करें 6-7 माह में अरबों रुपए की करप्शन हुई है। एक इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम इससे वाबस्ता है और मेरे पास शवाहिद भी है। इंटेलिजेंस एजेंसी वक्तन फवक्तन अपने मकासद के लिए दखीलकारी करती रही है, बल्कि आप यकीन करें इतने धड़ल्ले से करते हैं, लोगों को उठा लेते हैं, अगवा कर लेते हैं, तवान लेते हैं उनसे, उनके दफ्तरों से चोरियां करते हैं। यानी ये मैं तकरीबन 15-20 केसेस तो मैं ये कर रहा हूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ। फिर आप किसी भी पुलिस के इसमें जाएं तो पुलिस वाले आप हैरान होंगे कि मेरे ही इस्लामाबाद पुलिस के थाना नून के थानेदारों ने जाके कोई 12 करोड़ 17 लाख की डकैतियां की, 2 वारदातें की, और उसमें गिरफ्तार भी हुए हैं, आजकल रिमांड पे वो थानेदार। ये एक छोटी मैं आपको बता दूं ना, जिस घर में जाते हैं आप उस घर पे हाथ साफ करना जो है एक मामूल बन चुका है। अच्छा, ये बताइएगा, ये तो चलो आपने इस्लामाबाद की और बाकी पंजाब भी है, दीगर सूबे भी शामिल हैं, उनकी सिचुएशन बता रहे हैं, आपका खुद का तल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है, तहरीक इंसाफ का बड़ा जोर रहा है, इंसाफ उसकी पार्टी का नाम है, रिफॉर्म्स पे जोर रहा है। दुरानी साहब जब IG थे तो बड़ा हम अच्छा सुनते थे कि खैबर पख्तूनख्वा में पहले जो 5 साल थे बड़ा अच्छा काम हो, उसी वजह से शायद दूसरी दफ़ा पार्टी जीत भी गई, तीसरी दफ़ा वहाँ पे क्या सिचुएशन है, ये करप्शन की, ब्राइबरी की, डिलीवरी की, थाना कचहरी की? आप तो वहीं के हैं, आप इसमें बेहतर बता सकते हैं, हमारे पास तो कोई फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम इस पोजीशन में नहीं है कोई कमेंट करें। आप कैसे कंपेयर करेंगे वहां पे ठीक है चीजें? अपने हल्के के ठेकेदार मेरे पास आए और उन्होंने कहा जी ये ठेके थे और उस ठेके में हमें शामिल ही नहीं किया गया जबकि हम क्वालिफाइड थे। जो मैंने हूँ, अगर मुझे फंड मिले तो ठेका भी मैंने लेना होता है, MPA हूँ तो ठेका भी मैंने लेना होता है। ये वहां पे ट्रेंड चल रहा है और ब्यूरोक्रेसी जो है वो हर जिले में लोगों ने अपने मर्जी के एक्टिव इंजीनियर लगाए हुए हैं। यही सूरत हाल भर्तियों की है। मैं वहाँ की भी कोई ये नहीं है कि पुलिस वहाँ पे बिगड़ती जा रही है, लोगों के घरों में घुस रही है। खैबर पख्तूनख्वा ये हालात पूरे मुल्क के खराब हो चुके हैं। इदारे जो हैं, यही पुलिस थी ना जो 9 मई के बाद KP में लोगों का जीना
अजीरन कर दिया है। अब वो आदतें, वो जो मजे लिए थे, वो अब इतनी आसानी से किस तरह खत्म होंगे। और दूसरी बात ये है ना, जो सबसे बड़ा सवाल ये निशान है कि क्या इस तरह के निजाम के होते हुए कौन इन तमाम एजेंसियों को, पुलिस को, रेंजर्स को, ये अदलिया को वापस अपनी जगह पे ले जाएगा? नहीं, कौन ये इस चीज को रोक के इनको वही रिवर्स पोजीशन पे ले जा सकता है? ये नामुमकिन नजर आ रहा है। यानी किसी के मुंह को खून लग जाए, तो लिहाजा तेजी से जो है वो जो हमारे गवर्नेंस के, शायद मरकज में हो, चाहे मरकज में हो या सूबों में हो, एतमाद जो है ना, देखिए ना, जेली पर्चा करना ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। और 193 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत उसकी उतनी ही सजा है जितनी अगर आप पे मैं कत्ल का जेली केस बना दूं, तो अगर सजाए मौत, सजाए उम्र कैद है, तो 193 के तहत उस पुलिस वाले को वो सजा मिलनी चाहिए। आप देख रहे हैं आए दिन इतने बोगस, हर FIR तकरीबन अब बोगस होने लगा है, और एक एक बंदे। जी नाज़रीन, शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं, यहाँ पे ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। मरवत साहब ये बताइएगा, थोड़ा सा इस पे भी बात कर लेते हैं कि साइड पे भी एक कोशिशें चल रही हैं, फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब भी कुछ कोशिशें जो हैं वो कर रहे हैं कि जो दूसरी सीनियर क़यादत है PTI की कोट लखपत जेल में, उनसे जो है वो कुछ उनके लिए कुछ रिलीफ लाया जाए और फिर वहां से जो है वो मामलात आगे बढ़े, ये उनका कहना है। लेकिन PTI से पूछा जाए तो वो तो साफ साफ कह देते हैं कि इनको तो कोई मैंडेट ही हासिल नहीं है, ये अपने तय जो है वो कोशिश किए चले जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से, कितना इफेक्टिव होगा ये? क्या मैंडेट है, नहीं है? इत्तेफाक से इस्लामाबाद में सार मार्केट में मैं गया तो इन तमाम लोगों से मेरी मुलाकात हो गई। ये 1-1.5 हफ्ते पहले की बात है। अच्छा। महमूद मौली साहब थे, इमरान इस्माइल साहब थे, फवाद चौधरी साहब थे और आमिर कियानी साहब थे। तो उनसे मेरी तफसीली बात हुई और मैं शायद ये राय रखता हूँ, एक तो आपने देखा है इनको PTI ने जो किया, इनको फारिग कर दिया, निकाल दिया, इसके बाद इनकी ट्रोलिंग की, गालम गलोच हुई। अब इनको क्या पड़ी है, ये जनाब अपने खर्चे पे, अपनी कोशिशों पे वजीर आजम के पास भी जाएं, कोट लखपत भी जाएं, अडियाला भी जाएं, ये लोग एक इंतहाई अच्छा पैगाम दे रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि इस तनाव से पाकिस्तान को और PTI को बिलखसूस निकाला जा सके। इस सिलसिले में उनकी मुलाकात ही हुई और उन मुलाकातों के बाद इनकी गालम गलोच ब्रिगेड ने जो है क्लासे लेना शुरू की। तो लिहाजा कोई भी शख्स जो मसलियत की तरफ बात को ले जाना चाहता है, उनको इशारा मिल जाता है कि बस अब आप इनके पीछे लग जाएं। और इनकी बड़ी हौसला शिकनी हुई है। मैं तो इनकी कोशिशों को सराहता हूँ। और इन्होंने एक बात कही जिसकी मैं, क्योंकि ये PTI में खान के साथ पहले रोज से हैं, 25-25 साल ये आमिर कियानी साहब और इस्माइल गवर्नर साहब, और ये जो इन्होंने 25 साल खान के साथ गुजारे हैं और खान को किसी से भी ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो उन्होंने एक अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जो आपकी मौजूदा क़यादत है, इसमें से कोई भी ऐसा शख्स इनफरादी तौर पर खान को टोकने की जरूरत नहीं कर सकता है कि जनाब आप गलत कर रहे हैं। लेकिन जो कोट लखपत में बैठे हुए हैं, अगर उनको निकाला जाए तो वो खान को जो है दो बदो उनकी आंखों में आंखें डाल के बात भी कर सकते हैं और मलामत भी कर सकते हैं। ये बात किसने? लिहाजा खान जो है, खान को ये समझ रहा है कि जो फैसले वो कर रहा है, खान के ज़हन में आज भी ये बात बैठी हुई है कि पूरा पाकिस्तान जो है वो लड़ने मरने के लिए तैयार है। हकीकत कोई बताता ही नहीं है। आपने कहा कि ये चार जो बैठे हुए हैं, ऑल हैव सिंपैथीज फॉर देम, के बड़े लंबे अरसे से जेल में शामुद कुरैशी साहब हैं, यास्मीन राशिद साहब हैं, उमर चीमा साहब हैं, इजाज चौधरी साहब। आप कह रहे हैं वो खान को टोक भी सकते हैं और आंखों में आंखें डालकर बात भी कर सकते हैं। आज श्योर के वो कर सकते हैं। और खान साहब ये किसी, उन्होंने, आपको याद होगा एक लेटर लिखा था कि रिकंसिलिएशन होनी चाहिए। उस लेटर के बाद क्या उनका हशर हुआ था, याद है आपको? बल्कि मुझे तो खतरा पड़ गया है बहुत जल्द इन पे वही लेबल ना लगे, मीर जाफर सादिक वाले जैसे बात पे लगे। सियासत में एक वक्त और एक मकाम ऐसा आ जाता है ना
फिर ये पर्दा, ये फिर जो है सन्नाअत या सोफिस्टिकेशन, ये चीजों की फिर कोई परवाह नहीं करता है। इन लोगों ने इतनी खान से ज्यादा जेल तो इन्होंने काट ली है ये, और इनकी उम्रें आप देखें, इनके पास मसलियत के लिए क्या चीज रह गई है। दूसरी बात ये है कि हमेशा माजी में भी इन लोगों ने जो है खान के साथ इख्तिलाफ राय रखा है बहुत सारे फैसलों पे, और आज भी जेल में बैठे हुए वो इससे खुश नहीं है जिस डगर पे पीटीआई चल रही है, या जिस तरीके से खान के फैसलों को जवाब बना के मुल्क में सियासत की जा रही है। शेर अफजल मरवा साहब, आप ठीक कह रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे 6 उनके MNAs कोर्स अटेंड करने गए हैं NDU में। खान ने अगर उन्होंने पार्टी ने उनको गद्दार, मीर जाफर, मीर सादे करार दे दिया, वही कोर्स पे गए थे ना, और खान की बात की। यहाँ पे इतना 180 के दर्जे पे चारों का जो उनका है कि जनाब कि आप उनसे बातचीत करें, तो खान साहब इनको कैसे आपके ख्याल से पेयर कर देंगे और कहेंगे नहीं जनाब आप ठीक है। 6 MNA को तो अभी उन्होंने गद्दार डिक्लेयर किया चंद दिन पहले, क्योंकि वो वहां पे NDU चले गए। इनमें ऐसी कौन सी आप बात समझ रहे हैं कि उनकी बात को वो करेंगे? अर्ज कर दूं, 4-5 सेनेटर 21 MNA पहले गद्दार डिक्लेयर हुए हैं। इसके बाद तो सारी क़यादत भी सोशल मीडिया ने गद्दार बनाई हुई है। ये 6 MNAs हजरात, आपको पता है पीटीआई में आजकल एक और चीज चल रही है, वो ये है कि ये मुखालिफिन के पीछे नहीं जानते हैं, ना जुस्तजू करते हैं, ना कोई तवज्जो करते हैं कि उनकी कोई खामियां, उनकी कमजोरियां या उनकी गलतियां जो हैं वो आवाम के सामने लाए जा सकें। आजकल अपने ही लोगों की छोटी सी छोटी बात का बथिंगड़ बनाया जाता है, और कोशिश इसी पे लगी हुई है कि अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा दबाया जा सके। आप यकीन करें पीटीआई में ये पॉलिसी अब कामयाब चली गई है, लोग दब गए हैं, यानी कोई हक की बात ही नहीं करता है, किसी की जरूरत ही नहीं होती है कि जी खान के पास जाके उसको सच बता सके। और यही तरीका होता है, फला की गलती का पता चला उसको गद्दार बना दो, वो बेचारा डिफेंसिव पे चला जाता है। ये जो लड़के आप ब्लंट हैं साहब या उमेर आप एक ब्लंट हैं, कितनी कुर्बानी है, किसी की क्या औकात है कि कोई उनको गद्दार बनाए। नहीं आपने और खान को जिस तरीके से बात बताई जाती है, ये जनाब यदि आपको पता है ये जो इन्होंने इसके साथ किया, काजी अनवर साहब के साथ किया, अपने ही कैंडिडेट को हरवाया, अपने वोटरों को फोन किया कि इनको वोट नहीं देना है। और बुग़्ज़ क्या है, बुशरा बीबी के मुंह बोले के भाई थे, और जो सेनेटर मिशाल यूसुफजई हैं उसके बाप की तरह है, और वो उनके उस्ताद भी हैं, मेरे भी उस्ताद रहे काजी अनवर साहब, और मैंने उनसे पढ़ा है, हमें क्लास में LLB में पढ़ाया करते थे, लॉ में। तो लिहाजा ये पार्टी जो है अब बुली हो रही है, और मैं खुद ये कहता हूं, देखिए ना, जो बातें काजी अनवर ने की है वही बातें मैंने की थी, मैंने जिनका नाम लिया था वही नाम उन्होंने लिए। आपने कभी खान साहब के मुंह पे ब्लंट बातें की हैं, उनको ये सारी जो गुफ्तगू आप करते हैं और दूसरों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चारों में कर सकेंगे, आपको कभी मौका मिला कि खान साहब को कह सकें कि ये बात ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं, आप ये गलत कह रहे हैं और ये हम गलत कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए? आपने कभी ऐसा किया, और किया तो क्या रिस्पांस मिला आपको? मेरे साथ जो पार्टी में अदावत पैदा हुई ना, उसकी वजह ये थी कि खान साहब को मैं बहुत जल्द कायल कर लेता था, जो फैसला वो चाहते थे उसके बरअक्स अगर मैं दलील या मंतिक से बात करता था वो मान लेता था। अच्छा। और ये सबको पता, और इससे सबको तकलीफ थी कि जी ये तो खान से बातें मनवा लेता है और खान फैसले चेंज कर देता है, और मेरी तकरारें होती थी। बल्कि आप यकीन करें, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, बैरिस्टर गौर साहब इसके गवाह हैं, मैंने खान साहब को कहा, एक दफा हुआ ये कि एक फैसला उन्होंने किया था जो बाद में वो चेंज करना चाहता था, और मैं देखता था तवातुर से, आज एक फैसला, फिर उस पर कल दूसरा फैसला, फिर तीसरे दिन तीसरा फैसला, और पार्टी में सबको पता था कि खान से फैसला चेंज करवाया जा सकता है। तो लिहाजा अगर एक मनसब के लिए एक आदमी नॉमिनेट होता था तो जो दीगर ख्वाहिशमंद होते थे वो कोशिशें जारी रखते थे। यानी कि स्पीकर की मिसाल दूं, जो हमारे स्पीकर असद कैसर साहब थे, असद कैसर साहब के भाई खान ने कहा मुझे कि उसकी अनाउंसमेंट कर दें, वो हमारे स्पीकर होंगे। असद कैसर साहब आए थे, आकिब खान का
3 दिन के बाद मुश्ताक गनी साहब का नाम खान ने कहा कि भाई वो स्पीकर होंगे हमारे, क्योंकि मुश्ताक गनी लास्ट स्पीकर थे। अब हफ्ते के दिन जो है खान ने मुझे कहा कि नहीं, जो हमारे स्वाति साहब है ये हमारे स्पीकर होंगे। तो अब मीडिया वाले पूछते थे ना बाहर जाके, जब हम कहते थे तो मीडिया कहते थे कि वो 2 दिन पहले मैंने ये इस तरह के फैसले, फिर अगर इतवार आ गया दरमियान में और पीर को इलेक्शन था, अगर इतवार दरमियान में ना आता तो शायद स्वाति साहब की जगह कोई और होता। तो मैंने खान साहब को एक दिन कहा, मैंने कहा खुदा रसूल के खातिर कि अपने किसी गलत फैसले पर भी डट जाओ, ताकि पार्टी को एक पैगाम चला जाए कि कोई अप्रोच ना कर सके, कोई आप पे फैसला जो है चेंज करने के लिए दबाव न डाल सके। तो ये मेरी बेसिकली, और ये सारे हमेशा हैरान होते थे जिस तरीके से मेरे उनके साथ दलाइल होते थे, और हमेशा खान के फायदे के लिए, पार्टी के फायदे के लिए मैंने जो है हमेशा कोशिश की है। और इस पे जिस तरह का मैं आदमी हूँ, क्लासा साहब आप मुझे 30 साल से जानते हैं, मैं किसी को खुश नहीं करता हूँ। उसकी अगर मफाद में कोई बेहतर फैसला हो सकता है तो मैं हमेशा अर्गू करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मरवत साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए। शेर अफजल मरवत साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद थे, तफसीली बात कर रहे थे पीटीआई के हवाले से। इसके अलावा नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जो है वो हम डिस्कस करेंगे मौसमियाती तब्दीली कमेटी में जो है वो क्या कुछ हुआ। आज क्लासर साहब वहाँ पर मौजूद थे, क्या क्या इंकशाफात जो है वो किए गए। जो चेयरपर्सन हैं सेनेटर शहरी रहमान वो भी वहाँ पर मौजूद थी, उन्होंने भी जो है वो काफ़ी चीज़ों पर जो है वो बात की। इस हवाले से हम बात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, जैसे कि हमने आपको बताया ब्रेक पे जाने से पहले कि हम आज जो है वो बात करेंगे मौसमियाती तब्दीली कमेटी, जो क्लाइमेट चेंज की जो कमेटी है उसकी चेयरपर्सन सेनेटर शहरी रहमान ने आज कमेटी में काफ़ी सारे इश्यूज़ जो है वो उठाए। क्लासर साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, किस तरह दरख्तों को जो है वो काटा जा रहा है, इस्लामाबाद के हवाले से भी जो है वो बात की, CDA पर भी जो है वो काफ़ी नाराज़ रही। क्लासर साहब से ही जो है वो इसकी डिटेल्स पूछते हैं सिंस ही वाज देयर। क्लासर साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो ये कमेटी है और इसका इजलास हुआ, चेयरपर्सन तो वहां पर थी, आप भी वहां पर मौजूद थे, क्या हुआ आज? बड़ा ये अहम इशू है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को लगता नहीं है जब तक सर पे मौत नहीं पड़ती ना, कोई बंदा कोई अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करता, और हम सबक भी नहीं सीखते। अभी इंडिया में देखें, इसको छोड़ दें 2 मिनट के लिए। आजकल आप भी, आई होप के अगर आप फॉलो कर रहे हैं, इंडिया में न्यू दिल्ली में जो इस वक्त स्मॉग ने और पोल्यूशन ने हशर किया है इसका, न्यू दिल्ली का, आप सोच नहीं सकते जितनी बुरी हालात है कि इंडिया पूरा इस वक्त अगर डिस्टर्ब है, नॉर्थ ऑफ इंडिया जो है स्पेशली। अभी कल रात वहाँ पे कोलकाता में मेरा ख्याल है उनका वो T20 मैच था, नहीं हो सका इसी स्मोक कहें, फॉग कहें, पोल्यूशन की वजह से। इंडिया का इस वक्त नंबर 1 प्रॉब्लम जो है, एक कैपिटल की बात कर रहा हूँ दिल्ली की, वो आपका ये पोल्यूशन है, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, वहाँ पे ये बीमारियां हैं, आपकी विजिबिलिटी खत्म हो चुकी है और एक पैनिक लाइक सिचुएशन। लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल यहाँ थर्ड प्रोग्राम है। अब लोग कहेंगे कि हमारा क्या लेना देना। अब आज के अगर आपको चीजें बताओ, इंपॉर्टेंस बताऊं कितनी होती है। आज मीटिंग थी, शहरी रहमान साहब ने उस क्लाइमेटिक उसके चेंजेस की थी, एनवायरनमेंट पे थी, बड़ा हैवी एजेंडा था 8-9 का। अब जरा सीरियसनेस देखें, जो इसके मिनिस्टर हैं एनवायरनमेंट के, वो रोजाना आपको टीवी पे नजर आते हैं, सियासी गुफ्तगू करते हो। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक बड़े पढ़े लिखे आदमी, मुहज्जब हैं, बात करने का तरीका जानते हैं। मैं उनकी गुफ्तगू का खुद बहुत बड़ा एडमायरर हूँ, बगैर किसी से लड़े झगड़े रीजन लॉजिक के साथ बात करते हैं। उनको दुनिया में हर सियासी इशू का पता है कि शरीफ फैमिली को कैसे डिफेंड करना है या इलीट को कैसे डिफेंड करना है, अपने जो मास्टर्स हैं उनका क्या दिफा करना है। दुनिया जहां के उनके पास रीजन है, बड़ी लॉजिक्स हैं। लेकिन अगर किसी काम में उनको कोई दिलचस्पी नहीं है, वो एनवायरमेंट है, जो उनकी मिनिस्ट्री है, जो उनकी वजारत है, उसको ऐसे भुगता रहे हैं कि मुझे किसी ने कोने में डाल दे, चलो क्या करें, चलो वजारत तो है ना, गाड़ी मिली हुई है, टॉर टप्पा हमारा बना हुआ है। आज के इस उसमें एजेंडे में वो रात को टीवी शो में आते हैं, सियासी गुफ्तगू करते हैं, वो मैच भी डालते हैं अपने अपोनेंट्स के साथ। जहां मीटिंग में आज होना चाहिए था सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब नहीं है। अच्छा, वो भी नहीं है, वजीर मुमलिकत भी नहीं है, उनके नजदीक ये इशू ही नहीं है। पोल्यूशन का जो आज वहां पे बातें हुई है, मैं आपको बताऊंगा, माइंड बॉग नहीं कि सुन के बंदे को कई दिन डिप्रेशन रहे। ये बातें आप और मैंने नहीं की,
ये वहाँ पे शहरी रहमान साहब जो खुद मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट रही हैं, उनकी वहाँ पे जो उसके फेडरल सेक्रेटरी उसमें आई हुई थी आयशा हुमैरा साहब, उन्होंने की हैं। वहाँ पे बाकी सेनेटर्स ने की हैं। वहाँ पे प्लानिंग डिवीजन वाले आए, उनकी जो हमने बदतरीन हमने उनकी परफॉर्मेंस देखी है। और यहाँ पे एहसन इकबाल साहब संभाले नहीं जाते, लेक्चर देते देते उनको लेक्चर लगते तो आप लगता है कोई ऑक्सफोर्ड का कोई कैम्ब्रिज का प्रोफेसर गुफ्तगू कर रहे हैं। अपनी परफॉर्मेंस देख रहे थे जो आज उनके आए हैं ना वहाँ पे, उनके प्लानिंग डिवीजन के लोग आए हुए थे, मतलब अफसरान आए हुए थे, उनके साथ जो इतनी बैड परफॉर्मेंस आज तक मेरा ख्याल है मैंने कभी नहीं देखी जो प्लानिंग डिवीजन की आज वहाँ पे एक्सपोज हुए। मैं फिर कह रहा हूँ आप और मैंने नहीं किया, शहरी रहमान साहब ने उनको बैठ के एक्सपोज किया, जो उन्होंने डांटा है उनको उन्होंने बस स्नब किया है और उनकी परफॉर्मेंस को एक्सपोज किया है। और 20 दफा प्लानिंग डिवीजन वालों ने माफी मांगी है, आज हम तैयार करके नहीं है, ब्रीफ लेकर नहीं है, कोई प्रेजेंटेशन लेकर नहीं है। इतना बड़ा हाथी आपने पाल रखा है। एहसन इकबाल साहब ऐसे लगता है जैसे पूरी दुनिया चला रहे हो, अपना उनसे महकमा नहीं चल रहा। जरा वो कहते हैं अपने अपने डांग जरा फेरे, अपने इसके मंजी तले डांग फेरे। मतलब मुसद्दिक मलिक साहब जो हैं, आज उस पर शहरी रहमान साहब ने कहा, पूछा उनसे कि मुसद्दिक मलिक साहब किधर है, उन्होंने वो बिजी हैं। कहाँ बिजी? मीटिंग हो रही। कौन सी मीटिंग? कोई नहीं बताया। अच्छा, वो खुद भी मिनिस्टर रही है, ये शहरी रहमान साहब, उन्हें सारा पता है। उन्होंने कहा कौन सी ऐसी कोई मीटिंग थी पार्लियामेंट की कमेटी से ज्यादा अहम कौन सी मीटिंग हो सकती है? एक हो सकती है अगर आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बुलाए, अगर उनको भी आप बता दें कि पार्लियामेंट की मीटिंग है तो भी वो आपको मना नहीं करते, वो कहते हैं पहले मीटिंग में जाए, शाम को मुझे मिल लेना। सो इस मुल्क में जब आपके मिनिस्टर के लिए, वजीर मुमलिकत के लिए, वजीर आजम के लिए, प्लानिंग डिवीजन का जो आपके डिप्टी वो चेयरमैन एहसन इकबाल साहब हैं, इन सब के लिए, सीडे चेयरमैन या मोहम्मद अली साहब के लिए, उसके बाद यहाँ पे मोहसिन नकवी साहब के लिए कोई ये मसला ही नहीं है कि इस्लामाबाद इस वक्त कितने बड़े डेंजर का शिकार है और इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। एक ही हाल है, पिछले इन्होंने कुछ दिनों में इस्लामाबाद में बर्बादी करके रख दिया एनवायरनमेंट की। हर शहर आपका पोल्यूट हो गया। इस्लामाबाद में जो आपका यहाँ पे आपका ग्रीन एरिया था, I-8 का जंगल था यहाँ पे आपके इस पे इसके शक्कर पड़िया पे, उन्होंने रातों रात उस पे बिल्डोजर फेर दिया, हजारों दरख्त आपने काट डाले, झाड़ियां सब कुछ। इसके बाद आज पता ये चला है कि ये जो आपका यहाँ पे उस सेक्रेटेरिएट है यहाँ कोसार वाला, उसके नजदीक पार्किंग नहीं थी। उन्होंने कहा उन्होंने कई एकड़ उन्होंने वहां पे जंगल को वहां पे डोजर फेरने के पार्किंग करनी हमने। मतलब जब से यहाँ पे मोहसिन नकवी साहब और या मोहम्मद अली रंधावा साहब की जोड़ी, अल्लाह इनको सलामत रखे, इस्लामाबाद में बचता आपका। मतलब पूरा आपने 9 में पूरा जंगल काट के रख दिया, आपने I-8 में काट के रख दिया, आपने इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के सामने जो ग्रीन बेल्ट थी वो सारी आपने उड़ा दी हैं। आपने जहां पे इधर ये बाराखौ साइड पे जाए तो सारे का सारा इन्होंने खत्म करके रख दिया है। जो यहाँ पे डेवलपमेंट वर्क किया, पता क्या कहा उन्होंने सेक्रेटरी, उन्होंने एनवायरनमेंट, उन्होंने खुदा के लिए सीडीओ को रोके कि सर्दियों में डेवलपमेंट वर्क जो शुरू कर देते स्माग उससे बढ़ रही है आपकी, इन्हें के गर्मी में काम करें। ये तो एक साइड होगी। आज पता यह चला है जो सीडीओ को बहुत सारा उन्होंने स्नब किया है कि आपका जो रावल डैम है इसका प्रोजेक्ट 2 साल से, इसमें आपको पता है मेरा ख्याल 9000 वो कहते हैं ये जो है आलूदा पानी जो है टन यहाँ कूड़ा ये क्रिकेट फेंका जा रहा है, आलूदा पानी हो रहा है। सीवरेज का पानी आपके रावल डैम में मिलाने के बाद पूरे शहर को सप्लाई हो रहा है, लाखों लोगों को। ये वहां पे उन्होंने कहा है, शहरी रहमान साहब ने कहा 2 साल पहले इनको कहा था कि जनाब इसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट करें, कुछ करें, वो अभी तक उसका प्रोजेक्ट नहीं बना सके। आज जो पता चला है उन्होंने पैसे नहीं हमारे पास, तो शहरी रहमान साहब ने कहा काम करें, ये दरख्त जो आप तंजिया का दरख्त जो आप इतने काट रहे हैं, पूरे शहर को तबाह कर दिया, वो पैसे लेके जाएं, उसका ट्रीटमेंट प्लांट बना लें। ना उनको प्लानिंग डिवीजन ने पैसे दिए हैं, ना सीडीए पैसे लगाने को तैयार है। जो पानी का प्रोजेक्ट है, जो लोग मर रहे हैं आपको यहाँ पे, और गरीब लोग जो आपको नहीं ले सकते, आप मिनरल वाटर नहीं ले सकते, जिसपे नसीमा एहसान साहब ने बात की है कि हम अमीर लोग तो ले लेते हैं या उसमें आके हम अफोर्ड कर लेते हैं, गरीब लोगों को सीवरेज का पानी सीडीए प्रोवाइड कर रहे हैं और कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं। अभी 14 बिलियन रुपीज के मोहम्मद अली रंधावा साहब ने कुछ महीने पहले प्लाट बेचे हैं जिनसे आपके नाकिस किस्म के अंडर पास से ओवर पा रहे हैं, लेकिन वो पानी के ट्रीटमेंट के लिए वो कहते पैसे नहीं है। उन्होंने प्लानिंग से पूछा, उन्होंने हमारे पास भी नहीं है। तो शहरी रहमान साहब वाज शॉक्ड। उसने कहा आप इस मुल्क की प्रायोरिटीज देखें, ये प्लानिंग वाले कहते हैं हमारे पास भी ट्रीटमेंट प्लांट का इसको पीएसडीपी में देने को पैसे नहीं, उन्होंने हमसे मांगे नहीं है। सीडीए कहते हैं हमारे 2 साल से सीडीए इस प्रोजेक्ट को ही मुकम्मल नहीं कर सका। तो आज उन्होंने कहा शहरी रहमान साहब ने, उन्होंने कहा जनाब के सीडीए चेयरमैन को अगली नेक्स्ट मीटिंग में बुलाएं। अच्छा, आपके खिलाफ बहुत सी शिकायतें आ रही हैं, सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी कैंपेन चली हुई है, लोग मुझे टैग कर रहे हैं, वी आर अंडर प्रेशर। और फिर आखिर पे उन्होंने जो उनके मेंबर प्लानिंग है इनकी प्लानिंग डिवीजन की मेरा नादिया साहिबा, उनको खासा उनकी परफॉर्मेंस सामने है सब लोगों की। मतलब इट वाज स्केरी एक मीटिंग थी कि जिसमें मतलब आप उसके आलूदगी की बात हुई। हाँ। इस वक्त पिशावर उन्होंने कहा टॉप पे है आज शहर में,
वहां से उन्होंने लिया हुआ था। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी को देख ले, उनको पूछते नहीं है, कोई एग्जिस्ट नहीं करती। इस्लामाबाद एक शहर बचा हुआ था, एक शहर, वो हत्थे चढ़ गया यहाँ पे बाबूस के, बाहर से आए हुए लोगों के। इस शहर के साथ पता जुल्म क्या हुआ है, ये इस पे जो हुक्मरान आके रहते हैं उस शहर पे ना पैदा हुए हैं, ना पले हैं, ना बड़े, ना हम साफ ही यहाँ से पले बड़े हैं, ना हमारे यहाँ पे ब्यूरोक्रेट यहाँ का पला बड़ा है, ना यहाँ का हुक्मरान है। वो इस शहर के साथ ओनरशिप नहीं रखते। आप और मैं इस शहर के नहीं, आप कराची से, मैं उधर लैया से आया हूँ, हमें इस शहर के साथ वो एफिलिएशन ही नहीं फील होती। जहां पले बढ़ते उसका ख्याल रखते हैं। सो जो वजीर आता है, जो चेयरमैन आता है, वो कोशिश करता है जितना डैमेज कर सकता है इस शहर को करे, इस शहर के साथ हशर करे, और ये किसी को जवाबदेह नहीं है। मतलब उधर रंधावा साहब जो है मुसलसल जब से वो आके वो बने हैं, चेयरमैन बने, रोज सुबह उठते हैं, नाश्ते पे वो पहला फैसला ये करते हैं आज कौन सा जंगल काटना है। अच्छा, उनका बहाना सुने, बड़ा मजे का है। अच्छा, जो हमें गोली दी हुई है, कहते हैं ये ना उसके मलबरी के या उसके शतूत के वो हैं जो एलर्जी करते हैं। अच्छा, ये बहाना ये हम काट देते हैं, भी करते होंगे, मान लिया। मैं 98 में आया था यहाँ पे, इस्लामाबाद में, डान में आया था। उस वक्त जो पहली खबर मैंने की थी यही की थी कि इस्लामाबाद में एलर्जी के शतूत के दरख्त काट रहे हैं। मुझे उस सिटी बीट थी। अच्छा, आज 2000 आज भी यही बात, आज 25 में 27 साल बाद भी वही खबर है। अभी ये तलाल चौधरी साहब को भी उन्होंने गोली दे के ना ट्वीट करवा दिया कि शतूत के दरख्त, भाई खुदा का खौफ करें। शतूत के दरख्त हैं, वो इतने बड़े दरख्त नहीं होते, वो प्लांट टाइप होते होंगे, झाड़ियां टाइप होते, मान लेते हैं। आपको जो कह देते, हमने खुद देखे ट्रक के ट्रक जाते हुए, इतने बड़े जंगल थे, झाड़ियां भी आपको जरूरत होती है, कुछ स्पेस चाहिए होती है। 27 साल बाद शतूत के दरख्त काट रहे हैं। तो ये जो हमें कहानी सुनाई जाती है ना आजकल, एक और उन्होंने नया किया, ये यादगार बनानी है। कोई यादगार बनानी है, आप जनाब के उस पे एकड़ पे बना लें, कोई आधे एकड़ पे बना लें, 10-10, 15-15 एकड़ पे भी यादगार बनाती है। बहरहाल ये चीज ध्यान में रखे। शहरी रहमान साहबा का मेहरबानी, उनके सेनेटर्स की मेहरबानी कि उन लोगों ने आज इस इशू को बड़ा टेकअप किया। बहुत अहम इशू, जैसे कि आपने कहा, लोगों को फिर कह रहा हूं, आप दिल्ली की हालत देखें, इस मुल्क में यही कुछ होने वाला है। आज नहीं होगा तो अगले साल हो जाएगा, 2 सालों में हो जाएगा। और पानी का जो आपने बताया, मतलब पानी 9,000 टन सीवरेज रावल डैम में जा रहा है। और सीडीए कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है इसको रखने के लिए। सीडीए के पास ये पैसे हैं कि अंडर पासेस बनाने, आपने ओवरफ्लाई बनाने। मोहसिन नकवी साहब को आज मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा 2 साल बाद इस्लामाबाद की ऐसी शक्ल होगी आप पहचानेंगे नहीं। ये वो बिल्कुल नहीं पहचानेंगे। मोहसिन नकवी साहब बिल्कुल यहाँ बजा फरमा रहे हैं कि अब आप लाहौर को देखें, लाहौर से लोग माइग्रेट करना शुरू हो गए थे इस स्मोक की वजह से, फैसलाबाद से। अभी देख रहे हैं धुंध के मसले देख रहे हैं, एनवायरमेंट के आपके इश्यूज आ रहे हैं। 2 साल में इनके नजदीक कंक्रीट सब कुछ है। मतलब हर जगह आपने शहर का नक्शा बदल दिया, जंगल काट दिया मोहसिन नकवी साहब ने, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने हाथ रखा हुआ है उन पे, चेयरमैन सीडीए पे, और वो किसी को जवाब देने, इतनी बड़ी ग्रीनरी थी आपने काट के रख दी है। 2 साल बाद क्या शक्ल होगी इसकी? लोग अभी से चीख रहे हैं, आप दरख्त काटे जा रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि 2 साल बाद इसकी शक्ल बदल जाएगी। आपने बदल दी है। 2 साल बाद आप दिल्ली वाला हाल करने वाले हैं, आपने उड़ जाना है यहाँ से। यहाँ के जो लोग रहते हैं, लाखों लोग रहते हैं, या कंजेशन है, ट्रैफिक है, पोल्यूशन है, आप कहते हैं 2 साल बाद नक्शा बदल जाएंगे, और कोई कंसर्न नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है, कोई इनसे पूछने वाला नहीं है, ये किसी को अपने आप अकाउंटेबल नहीं समझते। बारह इस्लामाबाद इज इन ए डेंजर, ये मैं नहीं कह रहा, आज आपकी कमेटी का ये कंक्लूजन था। इस्लामाबाद इज इन ए सीरियस एनवायरमेंटल डेंजर। एनवायरमेंट वाले थे वहां पे, आपके सीडीए वाले आए थे, प्लानिंग वाले आए थे, आपके पूरे आपके सेनेटर्स बैठे हुए थे। इतनी बैड परफॉर्मेंस सीडीए की, एनवायरमेंट वालों की, और प्लस आपकी प्लानिंग की मैंने नहीं देखी। और शहरी रहमान साहब और सेनेटर्स ने बिल्कुल खुल के बातें की हैं, और स्पेशली शहरी रहमान साहब, और हैट्स ऑफ टू हर कि ये इतना इंपॉर्टेंट इशू जो है दबाव के बावजूद भाई ये कौन करता है। बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। पीर को आपसे फिर मुलाकात हो।